नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फोर्थ नंबर की, पहले लिख लेना। इफ वी हैव टू assume, if we have to assume three terms in AP, if we have to assume three terms in AP, then we will consider, yeah, we will assume them as A minus B, A and A plus B। उनको सर एक बार रिपीट करिए। A माइनस B, A एंड A प्लस B, अगर तीन टर्म्स हमें AP में लेने हैं तो। और ये तभी एज्यूम करना, कभी कभी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज गिवन होती है, थ्री टर्म्स इन AP, थ्री टर्म्स आर इन AP एंड उनका सम गिवन होता है। उनका क्या गिवन होता है? सम। तो उस केस में ये तीन टर्म्स हम एज्यूम करेंगे। देख लो उससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इनका सम करेंगे तो क्या डी कैंसल आउट हो जाएगा और हमें इजीली क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन इसका आसान हो जाएगा। इसलिए जब भी लैंग्वेज ऐसी है कि थ्री टर्म्स आर इन एपी और उनका सम गिवन है, सम, तब हम वो तीन टर्म्स कौन से लेंगे? ये वाले। एंड अगर सम वगैरह कुछ गिवन नहीं है तो कौन से लेंगे? ए प्लस बी, ए प्लस ज्यादा सही रहेगा उस केस में। लेकिन अगर सम यूज हो रहा है वर्ड, तो उस केस में तीन टर्म्स ये लेंगे, उससे कैलकुलेशन हो जाएगा इजी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम चार टर्म्स की बात करते हैं तो क्या लेंगे बताओ? e माइनस बी। चार टर्म्स अगर लेने हमें एपी में, तो बताओ वो चार टर्म्स कौन से लेंगे? सोच समझ के a माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस टू डी। अब ये देखो, चलो पहले तो तुम बोल रहे हो a माइनस टू डी, ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए प्लस डी। क्या ये एपी में है क्या? पहले ये देखो, ये एपी में है क्या? नहीं। ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? डी। डी सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो डी आएगा, लेकिन अगर हम थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो कितना आएगा? 2d। तो क्या ये एपी है? एपी के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को, तो सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये एपी में नहीं है, तो ये तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो चार टर्म्स कंसीडर करने होंगे वो रहेंगे a माइनस बी डी, a माइनस बी, a प्लस डी एंड a प्लस बी डी। तो ये वो चार टर्म्स रहेंगे। लेकिन कब एज्यूम करेंगे? जब सम गिवन रहेगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? इस एपी का 2d है। देख लो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे 2d, थर्ड माइनस सेकंड 2d, फोर्थ माइनस थर्ड 2d। तो इन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2d है। इसका कितना है? d। लेकिन ये टर्म्स कब? वीडियो इज नॉट क्लियर। बाकी लोगों के लिए क्लियर है क्या वीडियो? Yes, सर क्लियर। मैं भी आशीष तुम्हारे तरफ कोई दिक्कत होगी एक बार देख लो वो। तो ये टर्म तभी एज्यूम करना जब हमें क्या गिवन रहेगा? उनका सम गिवन रहेगा, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये मेन पर्पस है ये टर्म एज्यूम करने का। अगर सम वगैरह कुछ गिवन नहीं तो सिंपली क्या कर लेंगे एज्यूम? a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, ये चार टर्म्स ले लेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं आयुष, इसके पहले कुछ नहीं हुआ, यही है। हाँ हाँ, तो कंसेक्यूटिव है ना ये। हाँ वो कंसेक्यूटिव गिवन रहेंगे, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर पांच लेने हैं तो क्या लेंगे? सोच समझ के बताओ। पांच लेने हैं तो a माइनस है 1d, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस 3, ये हटाओ, a माइनस 2d से शुरुआत होगी, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। तो ये पांच टर्म्स हम एज्यूम करेंगे एपी में। ठीक है, अब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा?
डी रहेगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन ये कब करना है, जब सम गिवन रहेगा तभी। अदरवाइज तो फिर वो ए प्लस सी ए प्लस 2d ही लेना ज्यादा सही रहता है। ठीक है, तो ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। इसमें अगर 3 टर्म्स हमें एपी में लेने हैं और इसमें सम गिवन रहेगा क्वेश्चन में, कब लेंगे ये, 4 लेने हैं तो ये लेंगे, 5 लेने अगर होंगे तो ये लेंगे। ठीक है, नहीं इसके पहले कुछ नहीं हुआ बेटा अथर। ठीक है, एक पहली प्रॉपर्टी चल रही है। उसके बाद फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, एक में वीडियो बीच में अटक रहा है क्या? सर क्लियर है। क्लियर है सर। मतलब पॉज नहीं हो रहा ना बीच में, वॉइस वीडियो वगैरह। सर तो फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख लो इसमें, फिफ्थ में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। सर थोड़ा थोड़ा अटक रहा है सर वीडियो। यस सर। नो सर। एक आप क्लियर है क्या? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो लिखो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, इन एपी सम ऑफ द टर्म्स, in AP sum of the terms equidistant from the beginning and end, sum of the terms, हाँ sum कौन सा sum SQL में होगा यहाँ पे। ठीक है, sum of the terms equidistant from the beginning and end, sum of the terms equidistant from the beginning and end is same and equal to the sum of first and last term, and equal to the sum of first and last term। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो इसका यूज हमने वैसे किया है ऐसे निकालने के लिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। एक बार वो एसएन का प्रूफ देख लो, एसएन का प्रूफ देखो तो समझ में आ जाएगा। एसएन मतलब सम ऑफ यही होता है। तो ये एपी है, ये एपी है यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे ये उसकी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। फिर ऐसे अगर मैं यहाँ पे n-2 और ये a प्लस n-1 into d लिखूंगा तो ये आ जाएगी n-1 टर्म, ये n टर्म आ जाएगी। अब ये बताओ यहाँ पे t1 प्लस tn कितना आएगा, t1 प्लस tn या 2a प्लस n-1 into d आएगा, t1 प्लस tn करो फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, करके देख लो ए और इसमें ये ऐड करो, ये आ जाएगा। अब t2 प्लस tn-1 कितना आएगा बताओ, t2 प्लस tn-1 यही आएगा। ये
सेम और ये ऐड करो तो ये भी कितना आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 into तो ये d. देख लो ये क्या है स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ये एंड से फर्स्ट टर्म ये स्टार्टिंग से सेकंड टर्म ये एंड से सेकंड टर्म क्या उनका सम सेम आ रहा है क्या यही प्रॉपर्टी है वो सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अगर मैं यहाँ पे ये लिखता t3 प्लस tn माइनस 2 ये कितना आता 2a plus n minus 1d. क्योंकि ये क्या है स्टार्टिंग से थर्ड टर्म ये एंड से थर्ड टर्म तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल आएगा ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट इस प्रॉपर्टी में नो सर। No, sir. हाँ नो सर। करो करो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अच्छा क्वेश्चन इसके थ्रू इजीली बन जाता है सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है इसमें t1 plus tn is equal to रहेगा t2 plus tn minus 1 t3 plus tn minus 2 ऐसे चलता जाएगा t4 plus tn minus 3 और ज्यादा लाइटली मत लेना इस टॉपिक को ठीक है ट्रिगो को तो ले लिया तुमने ऐसा मैंने सुना और देख भी रहा हूं मैं लेकिन इस टॉपिक को इतना लाइटली मत लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर की है ना Yes, sir. 6 नंबर की प्रॉपर्टी देखो इसमें if each term of AP if each term of AP is multiply divide add or subtract if each term of AP multiply divide add or subtract by fixed constant then resulting sequence is also AP then resulting sequence is also AP मतलब अगर कोई AP गिवन है हमें उसके हर एक टर्म को हमने फिक्स कांस्टेंट से ऐड किया या फिक्स कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट किया या फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आने वाली है वो क्या रहेगी हमारी एपी रहेगी तो यहाँ से देख सकते हो तुम ये एपी है ठीक है ये एपी है मान लो हमने इसमें हर एक टर्म में क्या ऐड किया है ये एपी दिख रही है अब इसी एपी में हर एक टर्म में हमने सी को ऐड किया तो ये बताओ ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस में लिख रहा हूं क्या ये एपी है क्या ये एपी है क्या देख लो तुरंत क्या कर लेंगे एपी है ये चेक करने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे क्या डिफरेंस सेम आ रहा है कितना आ रहा है Yes, sir. डी आ रहा है तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस भी हमारी क्या रहेगी एपी रहेगी और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है डी है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एपी बनती है उसका कॉमन डिफरेंस भी कितना रहेगा डी डी प्लस सी
तो इधर इसका कॉमन डिफरेंस भी डी रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये कब, जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो, इस एपी को ऐड किया तो कॉमन डिफरेंस वही रहा, एपी तो बनी, कॉमन डिफरेंस भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके हर एक टर्म को अगर हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, वो समझ लो, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो AC प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, थोड़ा अंदर की साइड लिख के ना। AC प्लस 2DC एंड फाइनली यहाँ पे AC प्लस n माइनस 1 इंटू DC आ जाएगा। तो ये बताओ क्या ये AP है क्या? हमने ये जो AP थी इसके हर एक टर्म को C से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ये चीज मिली। तो ये भी यहाँ पे AP है। देख लो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, DC। थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, DC। डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी क्या है, हमारी AP है। लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कॉमन डिफरेंस उस C से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे AP मिलेगी, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे AP तो चलो मिल रही है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है। तो यहाँ सर पे इसका थर्ड जो स्टेप कॉमन डिफरेंस एक है बार रिपीट कीजिए ना। DC। वो कितना हो जाएगा, D इंटू C, मतलब उस C से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉमन डिफरेंस बोला जाए। क्या है फर्स्ट, हाँ वही मैं देख लिया, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। अब दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। तो ये देखो, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे भी AP मिलेगी, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे भी क्या मिलने वाली है, AP, लेकिन कॉमन डिफरेंस चेंज, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे तो हो जाएगा ना, तो वही वो DC हो गया, ठीक है। क्लियर है ये प्रॉपर्टी? मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर AP के हर एक टर्म को फिक्स कांस्टेंट से, लेकिन सेम कांस्टेंट से, ये नहीं कि पहली टर्म में कुछ ऐड कर रहे हो और दूसरे में कुछ और ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं, सब में सेम कांस्टेंट की ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तब जाके रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आएगी, AP आएगी हमेशा, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो अब इसकी, हाँ जल्दी लिख लो। तो लास्ट प्रॉपर्टी है, कौन सा नंबर की, 7 लिखो। if we add corresponding terms of two APs, if we add corresponding terms of two APs, then resulting sequence is also AP. Then resulting sequence is also AP. अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, यहाँ पे दो APs रहेंगे, ये पहली AP है A1 plus D1, A1 plus 2D1, ठीक है, ये हमारी पहली AP है। और दूसरी AP A2 plus D2, A2 plus 2D2, ये दूसरी AP है। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आ रही है वो क्या है, AP है क्या, बताओ। इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस बताओ AP है क्या? यस सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 plus A2
प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2d1 d1 प्लस d2। d1 plus d2 तो ये एपी है कॉमन डिफरेंस क्या सेम। तो इसका क्या है D1 plus इसका D2 d1 इसका d2 इसका d1 प्लस d2 d1 plus डिफरेंस d2 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एपी मिलेगी क्या मिलेगी। अगर मान लो इसमें से इसको माइनस किया हमने करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ठीक है तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी आएगी लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा d1 माइनस d2 ऐड करने पे d1 प्लस d2 ठीक है। ये है वहां पे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आ रही वो भी हमारी क्या है एपी है और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का सम ऐड करने पे डिवाइड मल्टी ये करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। तो ये एपी की प्रॉपर्टीज है एक बार देख लो इनको सारी प्रॉपर्टीज को देखो लास्ट लेक्चर में 2-3 हुई थी आज पूरी हो गई ताकि फिर इसके क्वेश्चन कर सके देखो जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर 7th में वो मल्टीप्लाई करने पे भी नहीं एपी आएगा मल्टीप्लाई क्या? करने पे नहीं बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे नहीं बस ऐड सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तभी वो एपी मिलेगी ठीक है। ओके सर। चलो क्वेश्चन लिखो। सम ऑफ क्वेश्चन है पहला सम ऑफ 3 numbers in AP sum of 3 numbers in AP is 27 sum of 3 numbers in AP is 27 and sum of their squares and sum of their squares is 293 is 293 then find them सर एक बार रिपीट करोगे if sum of 3 numbers in AP is 27 and sum of their squares is 293 then find them। सम गिवन है फिर उनके स्क्वायर का सम गिवन है और उन 3 टर्म्स को हमें बताना है कि वो 3 टर्म्स क्या रहेंगे। 290 है ना सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। हाँ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 293 ठीक है। ओके सर। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 293 फटाफट बताओ वो टर्म्स क्या रहेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है हाँ जल्दी से टर्म्स बताओ। हाँ वो तो आ जाएगा टर्म्स बता सारे तीनों बताओ। सर हाँ बोलो। सर 9 14 19 नहीं गलत है बेटा। सर एक बार क्वेश्चन बताओ। सही है। करो ना सॉल्व जल्दी करो। हाँ तो आने दो ना
तो ले लो D5 ले लो, देखो क्या आता है, -5 लेने से क्या हो जाएगा वो देख लो। बताओ जल्दी क्या आ रहा है वो। सर 9 4 और 19। उल्टा उल्टा क्यों कर रहा है, 9 4 19 थोड़ी बोल सकते हैं। सर 4 9 14। हाँ तो ये बोलो ना 4 9 14। 4914 क्या कह रहे हो? 4914 आ रहा है। हाँ उल्टा कर। कितने लोगों का आ रहा है 4 9 14 या 14 9 4? हाँ तो फिर उससे क्या होगा, एक तो इंक्रीजिंग टाइप में मिलेगा 4 9 14 और एक डिक्रीजिंग में मिलेगा 14 9 4। तीन टर्म्स तो वही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे बहुत आसान सी चीज थी, तो तुम्हारी आंखें खुली रहेगी तो तुम्हें आने वाला होगा। ये तीन टर्म सम गिवन था, तो ये तीन टर्म्स लेंगे हम। अब इनका सम हमें गिवन है यहाँ पे कितना, 27। 27। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 27, मतलब a इज इक्वल टू 9। 9। तो a की तो वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, d की। कौन हेल्प करेगा, वो जो सेकंड गिवन है उनके स्क्वायर का सम कितना है 293, वो वाला पॉइंट हमें हेल्प करेगा। अब यहाँ पे a की जगह पे 9 ले लेंगे तो 9 माइनस d का स्क्वायर, फिर उसके बाद a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस d का स्क्वायर, कितना गिवन है 293। तो इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा 81 माइनस 18d प्लस d स्क्वायर, ये 81 plus 81 plus प्लस 18d प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। तो ये देख लो 81 81 81 कितना आ जाएगा 293, हाँ 243 आ जाएगा। और ये 18d गया और ये 2d प्लस 2d square। स्क्वायर इज इक्वल टू 293। तो यहाँ से जब d स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाता है 25। तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो अगर हमने d की जगह पे 5 ले लिया, a तो हमारा 9 है, तो d की जगह पे 5 ले लिया, तो ये जो kp आएगी वो कैसी रहेगी, इंक्रीजिंग रहेगी। d पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग रहेगी। तो पहली टर्म हमें क्या मिलेगी 4, दूसरी 4। टर्म 9 एंड यहाँ पे 9। पुट करेंगे तो तीसरी टर्म 14 एंड d इज 14। इक्वल टू -5 लेने से क्या मिलेगा, बस यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। मतलब पहली टर्म आ जाएगी 14, दूसरी 9, तीसरी 9 4। 4। ये रहेगा बस डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हमने d को 5 ले लिया तो वो इंक्रीजिंग नेचर में आएगा, नेगेटिव ले लिया तो डिक्रीजिंग नेचर में आएगा। सर बैठ जाओ फिर तुम लोग, ज्यादा सही रहेगा। हाँ उधर बैठ सकते हो अगर ये बीच में आ रहा है। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ये J4 के बच्चे कुछ बोलते ही नहीं, समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। समझ रहा है सर। यस सर समझ रहा है। हाँ सर ये बुकलेट का क्वेश्चन है ना? हाँ ये क्या कह रहे हो बुकलेट का ओमकार? क्वेश्चन है ना? सर ये बुकलेट का क्वेश्चन है ना? हाँ अच्छा अच्छा ठीक। हाँ 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 तो उसी में तो पुट किया, उसमें पुट करके तो ये आ रहा है रे। अलग क्या है उसमें, तो लिखो जल्दी लिखो इसको।
किसी का बाकी है क्या लिखना? हाँ जल्दी लिखो फिर। हाँ लिखना फिर। हो गया सर। डन सर। हो गया, चलो लिखो नेक्स्ट अब। लिखो अब थोड़ा क्वाड्रेटिक को एंड सीक्वेंस सीरीज को मिक्स करके क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x square minus 2x plus a is equal to 0. x square minus 2x plus a is equal to 0 and gamma delta are the roots of x square minus 18x plus b is equal to 0. इसके अल्फा बीटा, इसके गामा डेल्टा। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन एपी then find the value of a and b. Then find the value of a and b. Then find the value of a and b. सर ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या, मतलब हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है क्या आपने? हाँ क्या इसी ऑर्डर जरूरत में, है? पहले अल्फा बीटा फिर गामा देन डेल्टा, ये एपी में ओके है। सर। तो सोच, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एपी में है, फिर उसके बाद अल्फा बीटा पहले वाले के रूट से, बीटा गामा डेल्टा दूसरे वाले के रूट से। तो ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। तो सोच सकते हो तुम लोग, सोचो, आसान क्वेश्चन है ये, तुम भी करो। ऐसी चीज है ये, क्वाड्रेटिक का भी बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहा है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट वाला। हाँ वही। जल्दी करो, आसान है बहुत ये। मीन भी मिल चुकी है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करना है। हमें तो ये भी चाहिए ना, वो बताओ। आपको उधर एपी में लिखा तो वो पहली टर्म होगी ना एपी की। आप जल्दी जल्दी।
इधर ऑनलाइन किसी का आ रहा है क्या? तो करो, आ जाएगा। हाँ, ए एंड बी बैठे हुए हो तुम लोग से। हाँ, अब कहाँ से कुछ भी अब बोले जा रहा। चलो देख लो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसमें है? एपी में है। और हमें वहां पे क्या गिवन है? अल्फा बीटा उसके रूट्स है। जब हम इसको गौर से देखते हैं तो हमें एक तरीके से क्या पता, अल्फा प्लस बीटा पता है कितना, 2। और ये जो ए है वो क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा है। फिर उसके बाद गामा डेल्टा इसके रूट्स है, तो हमें गामा प्लस डेल्टा पता है कितना है? 18 ये पता है। एंड गामा इंटू डेल्टा कितना आएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसमें है? एबी में है। तो ये 4 टर्म्स हम एज्यूम कर सकते हैं। क्या लेंगे? ए माइनस 3D ए माइनस डी। पहले तो सही बैठ, सही से बैठ। क्या लेंगे उनको? अल्फा को ले लेंगे ए माइनस 3D, इसको ए माइनस डी, ए प्लस डी एन ए प्लस 3D ये ले लेंगे। और यहाँ से बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 20 कितना आएगा? 20। एंड यहाँ से जब वो करेंगे तो वो किसके इक्वल? 4a के इक्वल, 4a के इक्वल आ जाएगा ना। ये देख लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा को हमने ये ले लिया, तो इनका सम करो 4a आता है। और यहाँ से जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगी? 5। अब हमें चाहिए d, तो इन दोनों में से किसी एक को उठाएंगे। अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा 2 है तो इसी में पुट करेंगे। ये अल्फा प्लस बीटा 2 था, तो अल्फा कितना लिया है हमने? a माइनस 3d। बीटा कितना लिया है? a माइनस d। तो ये आ रहा है यहाँ पे 2a माइनस 4d इज इक्वल टू 2। a कितना है हमारा? 5। तो ये 10 माइनस 4d इज इक्वल टू 2। तो जब d निकालोगे तो वो आ जाता है 2। तो 2 आ जाएगा, d आ जाएगा 2 और a आ जाएगा 5। तो d और a मिल गया, तो ये अल्फा हमें मिल जाएगा। Therefore अल्फा इज इक्वल टू a माइनस 3d। इसमें पुट करो 5 माइनस कितना आ जाएगा? ये 6। तो -1 बीटा 5 माइनस 2 तो 3। गामा कितना हो जाएगा? 7। गामा हो जाएगा 7 एंड डेल्टा 11। इधर पुट करो 5 और ये 6 तो 11। तो उधर पुट कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा? 8 और क्या मिल जाएगा? b। अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिल चुका है। तो ये क्या था? अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट तो -3 एंड गामा इंटू डेल्टा कितना आ जाएगा? 77 मतलब b 77। तो इस तरीके से दो वैल्यूज हमें मिल जाएगी। क्लियर है? यस सर। सर नहीं समझा। क्वाड्रेटिकल बेसिक कांसेप्ट यूज हुआ है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एंड ये 4 टर्म्स एपी में थे, तो उन 4 टर्म्स को हम ये ले लेंगे। और बाद में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, गामा प्लस डेल्टा है, तो उनको सिंपलीफाई करने पे ए डी मिल जाएगा। इसका मतलब वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल गई तो ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। सर वो भी लेके कर सकते हो, उसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा उन इक्वेशंस को। फिर यहाँ से एक इक्वेशन सर? बनेगा
यहाँ से एक बनेगा, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ए एंड डी की वैल्यू आएगी, यही आएगी, नहीं ये नहीं आएगी, कुछ और आएगी, उसमें कुछ और आएगी वैल्यू, क्योंकि हमने ये 4 टर्म्स लिए तो ये आएगी। तुम अगर ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लेंगे तो कुछ और आएगी, ए की वैल्यू, हाँ वो तो सेम आएगी, फाइनल आंसर सेम आएगी। हाँ सर बोलो। सर हम गामा और डेल्टा को अल्फा प्लस 2d और बीटा प्लस 2d करके कर सकते हैं क्या? उससे 2 आ रहे हैं, b माइनस ए इक्वल्स टू 80 हाँ और वो भी एक कर और सकते हो, इक्वेशन। बिल्कुल सही। अगर तुम अल्फा में कॉमन डिफरेंस इस एपी का डी ले लेते हो तो ये गामा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2d है, डेल्टा कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 2d। तो इसमें पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4d, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद अल्फा कैसे निकालोगे? सर वो मल्टीप्लिकेशन से। क्या? सर अल्फा प्लस मतलब 8 आ जाएगा, तो अल्फा प्लस 8 होल इंटू बीटा प्लस 8 करके b आ जाएगा। ठीक है, देख लेना जैसे आएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि अल्फा उससे मिलेगा, डी तो मिल जाएगा, चलो उससे डी तो आ जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। तो लिखो इसको, और तुम लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, पहले ही बता देता हूँ, तुम लोगों को पता भी नहीं है कि कैसी कंपटीशन तुम्हें मिलने वाली है, अभी तुमने अर्ली वाले बच्चों को देखा नहीं है, बता देता हूँ पहले ही, वो बहुत आगे है, हमें अगर उनको पकड़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मतलब बहुत आगे है वो, सिलेबस में नहीं, जो वे ऑफ थिंकिंग है उनकी उसमें बोल रहा हूँ मैं, सिलेबस तो क्या 2-3 टॉपिक आगे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व कर लेते हैं, देख लो। हाँ उनके जैसे कि वो फुल्ली फोकस रहते हैं पढ़ाई के अलावा, उनको कुछ दूसरा काम ही नहीं होता, पढ़ते ही रहते हैं बस, जो बातें बताई जाती है उसको सुनते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी थी हमें, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा मिल रहा है, तो ये 4 टर्म्स लिए जा सकते थे, अगर कोई ये 4 नहीं लेता, कोई और भी ले लेता, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन हम कर ही नहीं रहे, हम बस बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि क्या करें आगे, अल्फा बीटा ये लिख लिया, आगे क्या, तो क्वाड्रेटिक के बेसिक से कंसेप्ट के आगे ये नहीं पढ़ाई करते, क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, और उन्हीं को आगे पढ़ा है ये एलिमेंट तो ए और डी के टर्म्स में उनको एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये मेंस का है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी एडवांस में चले जाएंगे, मेंस का है, ठीक है। एडवांस के तो वो थे कॉमन टर्म्स का, ये बताओ, अभी तो आगे भी आएंगे एडवांस के, अभी प्योरली एपी का क्वेश्चन चल रहा है, थोड़ा सा इसको अभी किसके साथ मिक्स किया है, क्वाड्रेटिक, आगे जब जाएंगे तो एपी जीपी मिक्स रहेगा, एपी जीपी एचपी मिक्स रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछने होंगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो इसमें, अर्ली बैचेस कब स्टार्ट हुए थे? sum of first n terms of sum of first n terms of sum of first n terms of non-constant AP, non-constant AP, sum of first n terms of non-constant AP, और वो AP कौन सी है, A1 A2 A3 up to AN, ये है A1 A2 A3 up to AN, sum of first n terms of non-constant AP, this is 50n plus n into n minus 7 upon 2 into a, 50n plus
n into n minus 7 upon 2 into a, where a is constant, ये वाला है, where a is constant, sum of the first n terms of non-constant AP, this is, ये है, where a is constant, where a is constant, if d is the common difference of small d, if d is the common difference of this AP, if d is the common difference of this AP, if d is the common difference of this AP, then find d, then find d. मतलब आपने बोला कि नॉन कांस्टेंट है कि हाँ और टी कॉमन डिफरेंस हाँ, तो क्या होगा? तो नॉन कांस्टेंट मुझे क्या पता नॉन कांस्टेंट का मतलब, जो कांस्टेंट नहीं है। मतलब पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो। तो डी फाइंड आउट करना है हमें। नॉन कांस्टेंट मतलब जिसका डिफरेंस 0 ना होना। डिफरेंस तो कांस्टेंट ही आएगा ना। ए के टर्म्स में आएगा डी, ये ध्यान रखना। ए के टर्म्स में आएगा, कैपिटल ए के टर्म्स में। सर नॉन कॉन्स्टेंट्स में नॉन कांस्टेंट एपी देने का मतलब उस एपी में डी 0 नहीं हो सकता है। देखा है ना हमने, इंक्रीजिंग एपी मतलब डी पॉजिटिव, कांस्टेंट एपी मतलब डी 0 एंड डिक्रीजिंग एपी मतलब डी नेगेटिव। अब यहाँ पे बोला गया नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट एपी नहीं हो सकती, इसका मतलब डी क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। ये रीजन उसको देने का, डी की कुछ वैल्यू आ रही होगी, 0 भी आ रही होगी किसी और वैल्यू के साथ, तो हम वहां पे 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सर डी की वैल्यू a/7 है। नहीं नहीं सर डी कैपिटल ई है बस। हाँ, पूरी स्मॉल डी है वो, ए के टर्म्स, इसके टर्म्स में, ये इस ए के टर्म्स में डी की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो इधर वैसे एक आर होता है, a1 a2 a लिख रहा है, इसके टर्म्स ये सर 7 है। नहीं, अब ये एक तरीके से क्या गिवन है हमें, एसएन गिवन है, गिवन है ना, ये 50n प्लस n into n minus 7 upon 2 into a, ये एसएन गिवन है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो डी चाहिए। कैसे मिलेगा डी? दोनों को इक्वेट करके, कंपेयर करके। S1 कितना आएगा, 50 माइनस 3a आएगा S1, और S1 मतलब क्या रहता है, सम ऑफ फर्स्ट। तो S1 मतलब एक तरीके से क्या आ जाएगा, T1 ही आ जाएगा, मतलब क्या यही आएगा, A1 फर्स्ट टर्म ही रहेगी। लेकिन अगर हम S2 लिखेंगे, यहाँ पे कितना, एक इसके इक्वल आएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स A1 प्लस A2। तो हमें देखो A1 मिल चुका है, कितना आ रहा है, 50 माइनस 3a। तो इसमें पुट करने पे A2 मिल जाएगा क्या, पुट करो यहाँ पे A1 की वैल्यू 50 माइनस 3a, यहाँ पे पुट करेंगे तो जो A2 हमें मिलेगा वो रहेगा 50 माइनस 2a। अब ये सेकेंड टर्म मिल चुकी है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड माइनस फर्स्ट ही हमारा क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू आ जाएगा A2 माइनस A1।
वो आ जाएगा, हो गई बात। ठीक है, सर इसे Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn हाँ माइनस उससे भी 1 से कर भी सकते हो, लेकिन अब वो गंदा हो जाएगा। पहले Sn फिर Sn माइनस 1 निकालो, फिर हमें मिलेगा क्या, Tn। Tn मिल जाएगा तो फिर उससे हम क्या निकालेंगे, T1 T2 फिर डिफरेंस। उससे बड़ा डायरेक्ट मिल सकता है ना। A1 निकाल लेंगे, मतलब S1 निकाल लेंगे, वो क्या रहेगा A1, NH2 क्या रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब A1 प्लस A2। तो A1 मिल चुका है, दोनों का सम मिल चुका है, तो A1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें A2 मिलेगा, एंड A2 माइनस A1 करने पे क्या मिल जाएगा, T। हाँ कौन सा A1 A2 माइनस A2 माइनस वो A2 वही है ना। जैसे ये A2 मिला, ये A1 मिला, इसमें से इसको माइनस करना दूसरा है ना। ये A2 मिल चुका है, A1 है, और A2 माइनस A1, क्योंकि ये A की सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो D मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट, if B plus C minus A upon A, C plus A minus B upon B, and A plus B minus C upon C are in AP, are in AP, ये AP में है, are in AP, then show that that 1 by A, 1 by B, 1 by C are also in AP, are in AP, then show that ये तीन टर्म्स भी AP में रहेंगे, हमें ये शो करना है। अगर ये AP में है तो ये भी AP में आएंगे, ये हमें शो करना है। अब इसके लिए प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज, कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं, मतलब फिक्स कांस्टेंट को, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिजल्टिंग एपी क्या रहती है, मतलब जो सीक्वेंस आती है वो एपी आती है। उन प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे। शायद कौन सी प्रॉपर्टी है, 6 नंबर की है, हाँ 6 नंबर की, 6 नंबर। इसकी हेल्प से हमें ये लाना है। सोचो जरा क्या करना पड़ सकता है। 1 बाय, यहाँ पे हमें 1 बाय A, 1 बाय B, 1 बाय C लाना है। यहाँ पे तो चलो 1 बाय A दिख रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में कुछ आ रहा है, ये हमें हटाने के बारे में सोचना है। यहाँ पे 1 बाय B है, लेकिन न्यूमरेटर में जो चीज आ रही है उसको हटाने के बारे में सोचना है। यहाँ पे 1 बाय C है, तो इसको हटाने के बारे में सोचना है, तो वो सोचेंगे किसके थ्रू, प्रॉपर्टीज के थ्रू। हाँ बोलो विवेक। सर अगर b प्लस सी माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी और वो ऊपर वाले टर्म्स को लिया तो वो AP है ना, क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस 2b है। तो वो प्रॉपर्टी हमने देखा है ना, जिसमें अगर किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसका डिवीजन वाला भी AP में रहता है, तो उससे हम प्रूव कर सकते हैं ना। हाँ लेकिन पहले ऊपर में सेम चीज लानी होगी, तीनों इसको फिक्स कांस्टेंट से ही डिवाइड करना पड़ेगा, सेम कांस्टेंट से, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे अभी क्या है, ऊपर में है जब मैं इसको तो हटाना है, इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, मतलब यहाँ पे हमें ऊपर में एक ऐसी चीज लानी होगी जो तीनों में सेम रहेगी, तीनों में जो क्या रहेगी, सेम रहेगी, फिर उससे तीनों को क्या कर देंगे, डिवाइड।
तब जाके हमारे पास क्या बचेगा, 1/a 1/b एंड 1/c बचेगा सिर्फ। तो ये बताओ ऊपर में सेम चीज कौन सी लाई जा सकती है, प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या लाया जा सकता है क्या ऊपर में a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c तीनों बाय में a abc। प्लस b प्लस c लाया जा सकता है क्या ऊपर में, ये सोचो, a प्लस b प्लस c लाया जा सकता है क्या? अगर वो लाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमें ऊपर में? अगर सेम कांस्टेंट आ गया तो उससे डिवाइड कर देंगे तो बचता है 1/a 1/b 1/c और हमारा काम हो जाएगा। बस अब ऊपर में सेम कांस्टेंट लाया जा सकता है क्या, उसके बारे में सोचो। सर +2 कर देंगे सब में। +2 कर देंगे। अगर तुम इसमें ये AP है, तीनों में अगर +2 करेंगे तो AP की AP रहेगी। हमने प्रॉपर्टी देखी, अगर AP के हर एक टर्म में फिक्स कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या आती है, AP ये आती है। तो ये अगर AP थी, इसमें +2 कर देंगे। और ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम लोग, ताकि हमें ऊपर में सेम चीज मिल सके, और देखो मिल जाएगी +2, तो ये भी AP ही रहेगी। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2a और ऐड हो जाएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c अपॉन a, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन b एंड यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन c। AP ही है ये कैसे मिला है हमें, इसके हर एक टर्म में 2 ऐड करके, तो AP रहेगी क्योंकि ये AP है। अब उसके बाद हमें तो सिर्फ 1/a 1/b एंड 1/c से मतलब था, तो सबको किससे डिवाइड कर देंगे, a प्लस b प्लस c से। अब सेम कांस्टेंट आ गया तीनों में, तो a प्लस b प्लस c से क्या कर देंगे, डिवाइड। वो लिखते जाना, यहाँ पे हमने +2 किया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक फॉर्म a प्लस b प्लस c से डिवाइड, तो सेम कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1/a 1/b 1/c, ये भी क्या रहेगी, यहाँ पे ये भी रहेगी। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा 1/a 1/b 1/c AP में है। तो इसमें थोड़ा सा सोचना तो हमें खुद से पड़ेगा, इसे डायरेक्टली तो चीजें नहीं दिखती है। जो लाना है उसको ध्यान में रखते हुए सोचेंगे। हमें लाना था 1/a 1/b 1/c, वहां पे 1/a 1/b 1/c है, लेकिन न्यूमरेटर में अलग अलग चीजें प्रेजेंट है। अगर हम सेम चीज ला पाए वहां पे तो उससे डिवाइड कर देंगे हर एक को, और क्या बनाएंगे 1/a 1/b 1/c। तो उसको ध्यान में रखते हुए सोचा, तो ऊपर में सेम चीज कौन सी लाई जा सकती है, a प्लस b प्लस c। उसके लिए हमें हर एक में +2 करना पड़ेगा, ये मिल जाए, ठीक है। पर देख लो इसको, कोई डाउट है तो पूछ लो। हिंट कहाँ से लेनी है, जो चीज हमें प्रूव करनी है वहां से लेनी है। अगर यही क्वेश्चन पूछते, सिंगल करेक्ट में आता मान लो, तो ऑप्शन में गिवन रहता 1/a 1/b 1/c AP में, दूसरा ऑप्शन रहता GP में, तीसरा रहता HP में, इस तरीके से। तो एक ऑप्शन उठाते, अगर AP में तो उसी के अकॉर्डिंगली सोचते, मतलब 1/a 1/b 1/c कैसे लाया जा सकता वो सोचते। हाँ, ऐसे 1/a 1/b एंड 1/c अगर दिख रहा है तो उसी को ध्यान में रखते हुए सोचना, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, वरना फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, ABC की ऐसी वैल्यूज एज्यूम करो, ABC की ऐसी वैल्यूज ले लो जिसके लिए इसमें आ रहे होंगे, तीनों AP में आ रहे होंगे। ऐसी वैल्यूज लो ABC की जिसके लिए ये तीनों आ रहे होंगे AP में, और फिर उन्हीं वैल्यूज के लिए ये देख लो, ये भी AP में आ जाएंगे। लेकिन वहां पे वो वैल्यूज हमें सोचनी पड़ेगी, कौन सी ऐसी वैल्यूज ले ABC की ताकि ये AP में आते हुए दिखे। तो मुश्किल है थोड़ा यहाँ पे। तो कोई वैल्यू बता सकते हैं डायरेक्टली ABC की जिसके थ्रू ये AP में आ रहे हो, वो सोचना मुश्किल है, तो इसी तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर अगर सबको 1 ले लिया तो कांस्टेंट AP आ जाएगा। 2 ले सकते 1/a plus b r in AP, r in AP, then prove that a square b square
रहेंगे ये शो करना है हमें। जैसे इसके पहले वाला जो ये क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी लगा के ऐड सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1/a 1/b 1/c लाया जा सकता था, क्योंकि वहां पे हमें दिख रहा था जो चीज एपी में गिवन थी उसमें 1/a 1/b 1/c था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एपी में है, इसमें b + c c + a + b है, और हमें ये a² b² c² एपी में प्रूव करने हैं। तो इसमें वो ऐड सब्ट्रैक्ट वाली प्रॉपर्टी तो काम में नहीं आने वाली है। किसी फिक्स कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, किसी से डिवाइड कर देंगे, ये काम में नहीं आने वाला है, कुछ और सोचना होगा। कुछ और सोचना होगा यहाँ पर। तो ये देख लो, ये एपी में है, तो जो इसकी बेसिक वाली प्रॉपर्टी जो हम सब में लगा सकते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे उसको, लेकिन वो उसके लिए थोड़ी लेंथी हो जाती। बेसिक प्रॉपर्टी क्या, अगर ये तीनों एपी में है तो सेकंड माइनस फर्स्ट को हम थर्ड माइनस सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट को हम थर्ड माइनस सेकंड लिख सकते हैं एपी में है तो। यस सर। यस सर। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हमें दिख जाएगा, ये आ जाएगा। देख लो, करो मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये कितना b + c माइनस c + a अपॉन में क्या आ रहा है, c + a इंटू b + c, यहाँ पे c + a 2b तो यहाँ पे a + c गया, ऊपर में क्या बच रहा है b - a, यहाँ पे क्या बच रहा है b + c, यहाँ पे ऊपर में बच रहा है a गया तो c - b, यहाँ पे आ रहा है a + b, मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो ये देख लो b - a इंटू b + a, एंड यहाँ पे c - b इंटू c + b, तो b² - a² आ रहा है, एंड यहाँ पे c² - b², तो देख लो 2b² = a² + c², तो यहाँ से हमें ये दिख जाता है कि ये a² b² c² किसमें है, एपी में। ठीक है, अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी ऐड सब्ट्रैक्ट वाली हम सोच नहीं पा रहे हैं तो फिर उसको इससे अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्योंकि एपी में तो ये है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट एंड थर्ड माइनस सेकंड ये क्या रहेंगे, कॉमन डिफरेंस, दोनों सेम रहेंगे, तो उनको इक्वेट कर दिया और यहाँ तक पहुंच गए। सर लास्ट स्टेप ये वाली, ये ध्यान दो, वहां पे अगर हमने एबीसी को एपी में लिखा था तो हम क्या ले रहे थे, 2b = a + c, तो उसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं, अगर 2b = a + c आ रहा है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एबीसी एपी में है। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे देखो, 2b² = आ रहा है a² + c², तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि a² b² c² एपी में है। क्लियर? मतलब ऐसे क्वेश्चन में दो चीजें यूज होगी, एक तो क्या, वो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना वो वाली प्रॉपर्टीज, या तो बेसिक प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर एपी में है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ दिस = दिस + दिस, या तो उसी को क्या लिख सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट = थर्ड माइनस सेकंड। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं एएम। हाँ हाँ लिखो, मतलब इसमें हर एक चीज, जैसे एपी की बात करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पहले तो SN/TN वो हो गया, अभी प्रॉपर्टीज हो गई, अब उसके बाद एएम। ऐसे ही जीएम में जीपी में जाएंगे तो जीपी में TN SN, फिर उसके बाद जीपी की प्रॉपर्टीज, देन जीएम, और ऐसे ही क्या होगा एचपी में,
एचपी में चलो एसएन तो डिफाइन नहीं होता है, लेकिन उसमें टीएन होता है, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज एंड देन एचएम। तो बस एम क्या होता है पहली चीज हम देख लेते हैं, जल्दी से लिख लो इसको। डन सर। डन सर। एम में पहला पॉइंट लिखो, एम बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का एम, एम बिटवीन टू नंबर्स। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन है एम मतलब। प्रॉपर्टी एम प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते इसको, एम में गलत ही है ना, एम अरिथमेटिक मीन। अब एम को भी हम तीन पार्ट में तोड़ के देखते हैं। एक तो क्या एम बिटवीन टू नंबर्स, तो लिख लो यहाँ पे if A B C are in AP, then B is called as arithmetic mean of A and C। अगर ABC AP में है, ABC AP में है, तो हम B को A and C का क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ये ABC AP में है, तो 2B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस C, मतलब B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस C बाई 2। तो ये ध्यान रखना, जब भी दो नंबर्स का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, उन दोनों का सम अपॉन 2। तो दो नंबर्स का ये क्या रहेगा, मीन, उन दोनों का सम अपॉन 2। ठीक है, दो नंबर्स का जब भी मीन निकालना है तो वो रहेगा उन दोनों का सम अपॉन 2। अब इसी को हम जनरलाइज करके n नंबर्स के लिए लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। सेकंड, अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। दो नंबर्स का मीन निकालना था, तो वो क्या आ रहा था, दोनों का सम अपॉन 2। अब अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, लेट n numbers are T1, T2, T3 up to Tn, ये n नंबर से हमारे, तो इनका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो आ जाएगा इन सबका सम अपॉन टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब इन सबका सम क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। और ये कितने नंबर्स है, n अपॉन n आ जाएगा। दो का है तो क्या हो जाएगा, दो का सम अपॉन 2, n का है तो सबका सम अपॉन n। बाकी जो इसमें तीसरा पार्ट है उसकी बस हेडिंग लिख लो, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो क्या देख लिया हमने, am बिटवीन टू नंबर्स, am ऑफ n नंबर्स। अब दो नंबर्स के बीच में am's को हमें इंसर्ट करना है, वो बस लिख लेना, उसको समझ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। n arithmetic means between two numbers, n arithmetic means between two numbers। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। n arithmetic means between two numbers। चलो आज के लिए इतना ही है, और एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज और जो भी क्वेश्चंस आज हमने किए उनको एक बार फिर से सॉल्व करके देख लो। नेक्स्ट लेक्चर में ये एपी खत्म हो जाएगा और हम जीपी स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो ध्यान No, sir. रखना कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच करना है, उसकी हिंट हमें क्वेश्चन से ही लेनी होती है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना सीख लो तुम लोग। यस सर। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। चलो बाय बेटा, बाय। Hi, sir.